तो दोस्तों ए मुन्ना मुन्नी बाहर निकल जाए ध्यान से ना, इधर ध्यान देंगे स्क्रीन पर, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और बताना है, ठीक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कल खत्म कर लिया सर क्लास में। कौन था सर? ऑर्गेनाइजिंग। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बहुत मजेदार। 3 मुद्दे पढ़े हमने बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में। एक पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजन स्ट्रक्चर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। तीसरी चीज पढ़ी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं सब चीजों का ताना बाना जो आपके सीयूईटी में भी काम आएगा और आपके बोर्ड्स में तो आएगा ही आएगा, और आपको केस स्टडी में देखने के लिए मिलेगा भी, ठीक है। तो उम्मीद है सीयूईटी की तैयारी के साथ साथ बोर्ड्स की तैयारी भी होगी, बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी होगी। किट से 2 शिकार, शुरू हो जाओ। आज का मुद्दा यही है, हमें ये खत्म करके ही आज जाना है, राइट। पहले मैं करा रहा हूं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर मैं कराऊंगा केस स्टडी में एमसीक्यू कैसे आते हैं। तो दोनों तरह के एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो बोर्ड हो चाहे सीयूईटी हो। पहले क्या आंसर है मुन्ना है बाबू? बताते जाएंगे, होश में बोलेंगे ना पुष्पा, होश में बोलेंगे। क्या है सर? बिल्कुल सही सर, ऑर्गेनाइजिंग। बालक बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग है, बहुत बढ़िया बात। दूसरे का सर, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर, है ना, ऑर्डर आउट ऑफ chaos, रिमूव कंफ्लिक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, सुटेबल टीम वर्क। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं बालक। तीसरा बताएंगे सर? अरे इससे आसान क्या होगा? फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क कीवर्ड क्या बताया तुम्हें? फ्रेमवर्क क्या होता है सर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर होता है। अरे सीक्रेट वर्ड, रे सीक्रेट वर्ड जो तुमने इतनी मेहनत करके बनवाए हैं उनको ध्यान देके। 4 5 6 7 4 बोलेंगे सर, 4। ये तो डेफिनेशन है। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कैन बी मैनेज बाय द सुपीरियर। एक सुपीरियर अपने अंदर कितने सबऑर्डिनेट मैनेज करता है उसे क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। याद आई बात? ये हमने एफएस वाले वीडियो में पढ़ा था और ये मैंने कहा भी था, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है, शॉर्ट में भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है। 5 बताओ। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज, यानी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ रहा है, यानी कि एक मैनेजर अपने अंदर 10 इंप्लॉय संभाल रहा है, इंप्लॉय 1 से लेके इंप्लॉय 10 तक संभाल रहा है। तो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? तो इसका मतलब नंबर ऑफ एक ही मैनेजर इतने सारे संभाल रहा है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि एक बंदा ज्यादा संभाल रहा है ना, राइट। तो वो अगर एक बंदा कम संभालेगा तो लेवल ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो याद रखना है, बात इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहां स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नजरों से पूछा है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में अगर क्या कहते हैं, हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यानी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक मैनेजर अपने अंदर ज्यादा इंप्लॉय संभाल रहा है, तो जितने भी लेवल्स में डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदा ज्यादा संभाल रहा है। मतलब मैं अकेला 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, है ना, और मैं अकेला 50 को पढ़ा रहा हूं, तो फिर टीचर एक ही चाहिएगा ना मैनेजमेंट में, वो चाहिए, तो डिक्रीज होंगी ना बाकी चीजें। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। 6 बताएंगे। अरे सर टुच्चा क्वेश्चन होगा कोई? बड़वा तुम कच्चा नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कौन सा होगा? अरे मेटल प्रोडक्ट करती है और एक ही कंपनी है जिसने 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, यानी डिविजन तो है नहीं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये तो टुच्चा क्वेश्चन तुम्हें आंख मीच के भी आ जाने चाहिए। 7th, स्पेशलाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर करता है? कल ही बताया सीक्रेट वर्ड में, फंक्शनल स्ट्रक्चर ही आपको क्या करता है सर? क्या करता है? स्पेशलाइजेशन करता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या करता है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर। सर अगला आता है हमारा 8 9 10 और 11। 8 9 10 11। 8वां बताएंगे सर। 8वां कौन सा स्ट्रक्चर? बिल्कुल सही, फंक्शनल स्ट्रक्चर। 9 has diversified activity operation required high degree of specialization,
फंक्शनल, अरे जहां हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन आ जाए फंक्शनल, है ना, जहां लिमिटेड रेंज है उसके लिए फंक्शनल। तो एमसीक्यू से भी चलो तुम्हारा दिमाग तो खुले, कम से कम दिमाग चलाने तुम्हें, है ना, घुटनों पे इतना बोझ है। बताओ डिफरेंट प्रोडक्ट है तो डिवीजन ही होगा, बस कीवर्ड पहचानो और आंसर दो। 11 इट इज नॉट द फीचर, कौन सा फीचर नहीं है? पहला फीचर है मैनेजर डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, ये भी फीचर हो गया। इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, है ना, ये डिविजनल में तो आसान होते हैं क्योंकि एक डिवीजन पे ठोक देते हैं, लेकिन अगर कंपनी और किसकी वजह से लॉस हो रहा है ये मुश्किल है ना। मारुति है, मारुति को लॉस हो गया, मारुति कह रही बताओ किसकी वजह से हो रहा है, फाइनेंस वाला बोलेगा प्रोडक्शन लग रहा है, सेल्स नहीं कर रहे हैं, तो वहां दिक्कत होती है। डिवीजन वाले में तो आसान है, किस डिवीजन के लॉस हो, भैया उस डिवीजन का लॉस हो, उससे पूछो, याद रहना, ध्यान समझ लेना इस बात को। 12, 13, 14 divided into small activity और similar nature of group, steps of organization का दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं। अरे एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना, क्लास में लिखवाया था हिंदी में, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि नहीं बात? फिर ठीक है, अकाउंट से भी लैग कर रहा था, कोई नहीं, हो जाएगा। 13 बोलेंगे, सिंपल फंक्शनल, एक ही तो प्रोडक्ट है और एक ही एम्प्लॉय है, सिंगल लाइन प्रोडक्ट है। 14 नॉट अ मेरिट, ये कौन सा फायदा, इसमें से कौन सी चीज फायदा नहीं है? बिल्कुल सही, इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। अच्छा बाकी चीजें पढ़ोगे तो समझ में जाएगी बात। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, ये तो फायदा है। फ्लेक्सिबिलिटी और फास्टर डिवीजन होता है क्योंकि अपने डिवीजन का मुझे खुद लेना, ये भी फायदा है। तो कई बार रिवर्स भी पढ़ लिया करो, तो इसका मतलब बी नहीं है ना। एक्सपेंशन ग्रोथ में भी फायदा है, तो अगर वो फायदा तो बी क्या नहीं है? फायदा नहीं है। 15, 16, 17 not the demerit, बोलो। पहला तो डिमेरिट है, डुप्लीकेशन एक्सपेंसिव होता ही है भाई, अलग अलग 4 सीए रखने पड़ेंगे अगर 4 प्लॉट बना रहा हूं, कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है ना, अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। क्या नहीं है सर? ये मेरिट, ये डिमेरिट नहीं है। ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक डिपार्टमेंट में डाल दिए जाते हैं। तो ये तो मेरिट नहीं है, तो फायदा है, ये तो फंक्शन ही तो होना ही चाहिए, है ना। 16 बोलो, क्या लगता है? सीक्वेंस बताना है, कौन सा? बी, दिलवाले दुल्हनिया दे रहे, सही है ना। दिलवाले दुल्हनिया दे रहे फिक्स कर दो, ये तो पढ़ाया था मैंने। 17 17, 18, 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिमेरिट? ये डिमेरिट थोड़ी है, स्पेशल ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में तो मेरिट है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो हम क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज हो जाते हैं ना, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो ये मेरिट है। 18
ये तो आसान है सर। कौन सा है सर? ऑर्गेनाइजिंग है ना। दो लोग ले लिए, फिर कोऑर्डिनेटर कर लिए, क्या कर रहे हो आप? चीजों को संभाल रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। 19, रिलेशनशिप बिटवीन पोस्ट इज एक्सप्लेन, अपनी पोस्ट को एक्सप्लेन करते हो आप सर। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में पोस्ट को एक्सप्लेन करना मतलब कि किसकी अथॉरिटी और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, ड्यूटी असाइन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपरविजन मतलब डायरेक्टिंग वाला चैप्टर है। सुपरविजन मतलब चेक करना, देखना, वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्वेंटी, अरे अब फिर देर लगाओ इसमें। हाँ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कितने सुपीरियर अपने अंदर कितने लोग संभाल सकते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 21, व्हाट इज द की टू मैनेजरियल पोस्ट, याद रखना ये बात, अथॉरिटी। ठीक है, क्या लिखेंगे? अथॉरिटी इज द की टू मैनेजरियल पोस्ट। 22 से 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, अरे सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थोड़ी है, ग्रुपिंग द एक्टिविटी है, डिपार्टमेंट है। सेंट्रलाइजेशन तो थोड़ी होता है। 23, फ्रेमवर्क, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही क्या होता है सर? फ्रेमवर्क होता है ना। 24, 25, नॉट द इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस थोड़ी है, तो डिमेरिट है, कॉस्ट बढ़ती है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रक्चर, होता है कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है? इतनी देर लगाओगे? कंट्रोल स्ट्रक्चर थोड़ी होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, पर कंट्रोल स्ट्रक्चर थोड़ी होता है। कुछ पढ़ा तुमने कंट्रोल स्ट्रक्चर? नहीं ना, तो अच्छा क्वेश्चन था सर। 26, 27, 28, 29, चलो पहले 26, 27, 28 कर दो। बिल्कुल सही, डेलीगेशन। ओवरबर्डन, डेलीगेशन सीक्रेट वर्ड क्या है? ओवरबर्डन, है ना। 27, बिल्कुल सही। अथॉरिटी एट एवरी लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन, कीवर्ड समझ गए तुम। अगला कीवर्ड पहचानो, फास्ट डिसीजन कहां लेते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन में फास्ट डिसीजन होता है, क्योंकि इससे पूछने की जरूरत नहीं है ना। कीवर्ड पहचानेंगे। डेलीगेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय मैनी? मल्टीप्लाई बाय 2। और डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय मैनी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का आंसर बता दो 30 का। वी हैव मल्टीपल लेवल, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय मैनी करते हैं ना। (31) पॉलिसी मैटर, ये मैंने तो वो बनवाया था ना। जो मैंने तुम्हें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस समझाया था, उसमें लिखवाया था ये पॉलिसी मैटर होता है और ये पॉलिसी मैटर नहीं होता। तो बताओ कौन सा होता है पॉलिसी मैटर? भूल गए? हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी मैटर होता है। वो तो कंपलसरी होता है भैया, मैनेजर अपना काम नहीं कर सकता, डेलीगेशन तो करना ही पड़ता है। 32 बिल्कुल सही। रूटीन, तो रूटीन एक्टिविटी यानी डेली, डेली का वो तो डेलीगेशन में आता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया नंबर आ रहा है तुम्हारा इसका मतलब। 33 सेंट्रलाइजेशन रेफर टू, नहीं नहीं, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। वैसे तो बेस्ट तो ये होना चाहिए रिटेंशन, ये भी ये होगा, है ना। ये भी ठीक है वैसे, पर बेस्ट क्या है? ए, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी।
कि आपकी अथॉरिटी आपके पास, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपके पास रहती है, आप किसी को आगे नहीं सौंपते, है ना। ये आए भैया हमारे फिल इन दी ब्लैंक। कितने फिल इन दी ब्लैंक एक बार देख लेते हैं। चलो 34 से शुरू करते हैं। 34 बताएंगे सर? बिल्कुल सही। डेलीगेशन से क्या होता है? वर्कलोड कम होता है सर। 35 मेन पर्पस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिफरेंट लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन। सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, हाँ सिलेक्टेड डिस्पर्सल अथॉरिटी कहां पड़ा था सर? डिसेंट्रलाइजेशन। 37 ट्रू या फॉल्स? अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, क्या अपनी जवाबदेही किसी को डेलीगेट कर सकते हो? नहीं, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। मैनेजर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम जो जूनियर ने किया, हाँ ठीक है, फॉल्स होगा सर। 38 ये तो सही है यार, बचपन की यादें तो। 39 हाँ इनफॉर्मल में कोई डेलीगेशन कुछ नहीं चलता, कोई किसी से बात कर लेता है भाई। 40 और 41 क्या होगा सर? अथॉरिटी, है ना। 41 अरे मैन पावर, इंसेंटिव, प्रमोशन, ये कहीं पढ़े हमने इस चैप्टर में? नहीं ना, अथॉरिटी होगा। 41 क्या होगा सर? ये तो पहचान लोगे। अथॉरिटी, अथॉरिटी तो अथॉरिटी मतलब पावर, किसको कितनी पावर दी गई है? अथॉरिटी तो पावर का कीवर्ड है, तो फिर कीवर्ड से कीवर्ड मैच करो। 42, 43, 44 ये तो बहुत आसान है। अथॉरिटी मतलब नहीं, अरे आंसरेबल फॉर फाइनल आउटकम, जो फाइनल आउटकम है उसका आंसर देना है। 43 आओ। 43 बताओ। खुद ही सॉल्व करना है सर मसला, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। 44 बताएंगे। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड विद लोअर लेवल। लोअर लेवल किसमें होता है सर? डिसेंट्रलाइजेशन में ही लोअर लेवल तक अथॉरिटी शेयर करते हैं, है ना। सीक्रेट वर्ड याद कर लिया, नहीं कर लिया तुमने? उससे सॉल्व हो जाए सारे। 45 ये तो सेम रिपीट हो गया, पावर ऑफ अथॉरिटी। 46 लोअर लेवल तक कौन जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। 47, 48 ये तो सेम है ऊपर वाला, खुद की प्रॉब्लम खुद ही एनकाउंटर करो, डिसेंट्रलाइज। 48 ये थोड़ा सा लगेगा तुम्हें टफ सा, है ना। हाँ ए, सही कह रहे हो, ए है, ठीक है। अरे स्टार्ट टू ऑपरेट देयर ओन गाइडलाइन, खुद अपनी मर्जी से ब्रांच चलाओ अपनी नई, है ना, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ आप और खुद ही, हाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करें। 49 बताओ। ये हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी।
कीवर्ड से कीवर्ड पहचानो ना। अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही क्या होता है सर, आंसरेबिलिटी। आंसर क्या होगा फिर, पहले का तीसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, हाँ ये बी होगा, है ना। इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, अरे तो अच्छी बात है सर। अथॉरिटी ही तो ऊपर से नीचे जाती है, यानी कि कैसे फ्लो होती है, ऐसे ऐसे। अकाउंटेबिलिटी ऐसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे। याद आ गई बात, एरो बनवाए थे क्लास में, हाँ ठीक है ना। ओहो असर्शन रीजनिंग भी कराऊं, चलो दो देख लेते हैं, असर्शन रीजनिंग, फिर केस स्टडी वाले देखेंगे। आगे स्क्रीन पर ध्यान से बताएंगे सर। डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप, सही बात है, दिल वाले उन्हें दे रहे हैं फर्स्ट स्टेप डिवीजन ऑफ वर्क होता है। रीजन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉय, ये भी सही बात है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कह दो या ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप कह दो, फर्स्ट स्टेप तो यही होता है और यही प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है। ए एंड आर तो दोनों करेक्ट है, तो ये वाली बात तो हमारे कोर्स से भारी हो जाती है। आंसर बनता है ए और बी में से। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब मैंने तुम बताया असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में रीजन के ऊपर लिख दिया करो क्योंकि, क्या लिख दिया करो, क्योंकि। डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट स्टेप होता है क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क से एम्प्लॉय ये श्योरिटी रखता है कि कोई डुप्लीकेशन काम का नहीं होगा। जम रही है बात, लाइन लाइन जम रही है, एक फ्लो में बोल के देखो। डिवीजन ऑफ वर्क पहला स्टेप होता है क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क के प्रोसेस से पता लगता है कि काम डिवाइड करने के बाद डुप्लीकेशन नहीं आएगी। फ्लो में जा रही है लाइन, अगर फ्लो में जा रही है आंसर हुआ ए। बी देखते हैं, बी रीजन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि, समझना ध्यान से। ड्यूटी असाइन करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंडिविजुअल असाइन सम अथॉरिटी मैचिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी असाइन। अब हिंदी पढ़ो, ड्यूटी बांटना ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, स्टेप है। प्रोसेस मतलब स्टेप, क्योंकि अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल इंडिविजुअल असाइन सम अथॉरिटी मैचिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां तो किसकी बात चल रही है, यहां बात चल रही है डेलीगेशन की पावर की, और यहां बात किसी चल रही है सर, ड्यूटी की। ड्यूटी बांटना स्टेप है और ये डेलीगेशन है, तो ये स्टेप है लेकिन ये स्टेप में नहीं आ रहा डेलीगेशन। तो इसका मतलब दोनों बातें तो सही है लेकिन दोनों बातें अलग अलग है, बी होगा। अगर ये देखो, ये स्टेप से स्टेप मैच कर रहा है ना, और वो स्टेप से सीधा डेलीगेशन पे जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो क्यों की पढ़ेंगे, तो ये तुम्हारे स्कूल में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। मुझे कम चांस लगते हैं बोर्ड वगैरह में पूछने में, क्योंकि थोड़ा बच्चा ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग उसमें रहता है, हैं? चलो चलो एक और कराता हूं तुम्हें फिर। 29 बताओ। रीजन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि, पढ़ना जरा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एसेंशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी डेलीगेशन की बात चल रही है, यानी टॉपिक डेलीगेशन है हमारा। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। एक तो कहें डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक बंदा रूटीन के काम नहीं कर सकता, और ये डेलीगेशन सीधा कहां पहुंच रहा है, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो दोनों अलग अलग बातें, दोनों बातें सही है वैसे भाई। अकाउंटेबिलिटी किसी और को सौंप नहीं सकते, डेलीगेशन क्या है, एसेंशियल पार्ट है, करना ही पड़ता है, इससे तुम भाग तो सकते नहीं। अब पोछा मैं थोड़ी लगाऊंगा भाई, ये प्रिंट आउट मैं निकालूंगा, स्टेपलरी मैं करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो डेलीगेशन तो करना जरूरी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अलग बात है।
डेलीगेशन करना जरूरी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। जम नहीं रही बात, है ना, अलग अलग लग रही है ना। डेलीगेशन करना जरूरी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। अरे मिसमैच सा है, क्या होगा सर आंसर? अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेट हो सकता है, नहीं, तो डेलीगेट करके तो वो आंसरेबल होता है। लेकिन मैं अपनी अकाउंट आंसरेबिलिटी किसी और पे नहीं सौंप सकता ना। डेलीगेट मतलब किसी और पे डाल देना। ऐसे खुला रह गया, सर पूछ रहे हैं तो मैं कह दूंगा भाई इससे पूछ लो, तो मैं आंसरेबिलिटी कैसे किसी और पे डाल दूं? वो लिखा 30 बताओ। क्यों की करके पढ़ेंगे, क्योंकि अथॉरिटी इज लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है, अथॉरिटी लिमिटेड होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क असाइन। ये बात भी सच है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर? ऑब्लिगेशन। अब इसको क्यों करके पढ़ना? अथॉरिटी यानी पावर जो होती है बहुत लिमिटेड होती है। पावर लिमिटेड होती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। मैच कर रहा है कुछ? कहां मैच कर रहा है? समझ ना बात? अपने अंतरात्मा को पहुंचाओ कि ये दो लाइनें क्योंकि से मैच कर रही है, नहीं कर रही। पावर लिमिटेड होती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी है। बच्चा ही बता देता सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रही बात, दोनों अलग अलग बातें लग रही है। पावर लिमिटेड होती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। मैच नहीं कर रहा ना, लेकिन दोनों बातें सच है, तो आंसर क्या होगा? ए पुष्पा समझे? सर केस स्टडी हो जाए तो मजा ही आ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सीयूईटी में और बीएस क्या कहते हैं बोर्ड में भी देखने के लिए मिलेंगे। एक केस स्टडी दे रखी होगी, एक केस स्टडी के 4-5 सॉल्यूशंस होंगे, यानी 4-5 क्वेश्चंस होंगे, उनको तुम्हें सॉल्व करना है। पहले केस स्टडी पढ़ो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर उन पहले 3 सवालों का जवाब दो। 1 से लेकर 4, पहले 3 दे दे, चौथा बता दूंगा आपको। क्या बना रहे? वॉशिंग मशीन सिंगल लाइन प्रोडक्ट है, सिंगल लाइन, और इससे ही ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी आती है ना? बिल्कुल सही बात है। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन और सिंगल लाइन प्रोडक्ट हमें किस तरफ इशारा करता है सर? नहीं, पहले 1 बोल दिया ना, 2 बताओ। फीचर कौन सा हाईलाइट है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। और ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन देता है, डिविजनल स्ट्रक्चर हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देता है। हाउ अबव स्ट्रक्चर लीड टू एफिशिएंसी? क्योंकि भैया कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, है ना। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफायर? कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? ये तो फीचर है, ये भी फीचर है, एफिशिएंसी बढ़, अब ये भी फीचर है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ भाई? एफएस जो होता है स्पेशलाइजेशन देता है, ऑक्यूपेशनल, डुप्लीकेशन भी बचाता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्योंकि हम डुप्लीकेशन नहीं होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगली केस स्टडी पढ़ो। अरे भैया अरे 2 सेगमेंट है, दुई सेगमेंट है, तो आंख मीच के डीएस। छठा बताएंगे, नॉट द फीचर, वही फंक्शनल स्ट्रक्चर पूछ रहा है, विच इज नॉट द फीचर ऑफ, फंक्शनल का ही फीचर नहीं है ना। एफएस का ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये चीपर होता है। कौन सा फंक्शन नहीं है? इट इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि एफएस में क्या होता है? डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे टालते रहते हैं। डिवीजन में ऐसा होता है, ये ऊपर ही पढ़ा था, डिवीजन में तो आप जानते हो इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन एफएस में लोग एक दूसरे पे टालते हैं।
तो याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट द फीचर। 7 7 8 नॉट द मेरिट, मेरिट नहीं है, नुकसान है। ये रहा सर, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी कि कॉस्टली होता है नहीं होता, डीएस इज ऑलवेज कॉस्टली। 4 सी रखने पड़ेंगे सर, मैंने बताई थी क्लास में। 8वां, टेलीकॉम डिवीजन बंद करने के बाद उन्हें कहां पे कूद जाना चाहिए? एक 2 डिवीजन थे, एक बंद हो गया, फंक्शनल पे आ जाओ, है ना? बात समझ में आ रही है ना? पहले केस स्टडी पढ़ लेंगे। जॉली गुड, कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल फंक्शनल। Each unit has division manager. सिंगल प्रोडक्ट है, मल्टीपल है? हैं? एंटरटेनमेंट कंपनी है तो सिंगल नहीं। वेल नोन एंटरटेनमेंट कंपनी, एंटरटेनमेंट मेन डिविजन्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड टेलीविजन, प्रिंट और फिल्म्स, है ना? ईच यूनिट हैज अ डिविजनल मैनेजर। तो देखो वैसा आंसर क्या होगा? डिविजनल ही सही रहेगा ना? ठीक है, ज्यादा बेटर क्या लग रहा है? डिविजनल। वैसे ऐसे क्वेश्चन से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, पर हमें अपने हिसाब से बेस्ट चूज करना चाहिए। टेंथ पढ़ेंगे। तुमने ऊपर क्या बताया? डीएस बताया। बताओ डीएस क्यों नहीं लेना चाहिए? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, है ना? डीएस में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। लीड इकोनॉमिक फॉर स्केल, लोअर कॉस्ट, हाँ भाई ये बताओ, डीएस में तो क्या होता है? कॉस्ट हाई आती है ना, क्योंकि 4 डिवीजन 4 सी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट द रीजन, है ना? डीएस तो यह नॉट नहीं आना चाहिए ना, यह आना चाहिए मे बी द रीजन, ये होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द कंपनी टू अडॉप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? नहीं सही आ रहा है। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा सर? सी आएगा, है ना? राइट, ठीक है। डीएस फॉलो करोगे तो इस रीजन की वजह से नहीं करोगे। बात समझ आ रही ना भाई? इस रीजन की वजह से डीएस करोगे, इस रीजन की वजह से डीएस करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से रीजन करोगे, लेकिन किस रीजन की वजह से डीएस नहीं करोगे? इसकी वजह से मैं डीएस नहीं चुनूंगा। अगर मुझे पैसा बचाना फिर मैं एफएस पे जाऊंगा, है ना? 11 बताएंगे। ट्रू अबाउट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इट गिव शेप टू द स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। इट डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। क्या होगा सर? सही पहचाना, बहुत। 12 बताएंगे। इट इज लाइकली टू हैव, हाँ, मोर लेवल्स रखने पड़ेंगे, है ना? कंपनी को, तभी उनका काम बनेगा।
13-14 बताएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे पहले केस स्टडी। ईच सब्सिडरी इज सेल्फ सफिशिएंट, अपनी वो काम खुद ही कर लेते हैं बिना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो भैया इस से पता लगा डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी से भी क्या पता लगता है सर, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें रिड्यूस द डायरेक्ट सुपरविजन, सुपरविजन होता ही नहीं डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट सुपरविजन कहां होता है, डेलीगेशन में होता है ना। और टॉप लेवल मेन कामों पे लगा रहता है। ग्रेटर ऑटोनॉमी, ये सारे कीवर्ड है किसके, ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल, सारे सबके कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड किसके हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के। सेल्फ सफिशिएंट डिसेंट्रलाइजेशन, ऑटोनॉमी डिसेंट्रलाइजेशन, नो डायरेक्ट सुपरविजन डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल डिसेंट्रलाइजेशन। सीक्रेट वर्ड में लिख लेना, ठीक है ना। 14 बोलो, क्या फायदा होगा डिसेंट्रलाइजेशन करने से, सर रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को फायदा होगा ना, रिलीफ मिलेगा उन्हें। टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या फायदा है ना, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है सर। पंद्रह बताएंगे सर, इस लाइन से क्या पता लग रहा है, फिलॉसफी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट अबाउट ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। इस लाइन से कौन सी इंपॉर्टेंस पता लगती है टॉप मैनेजमेंट के लिए, ये तो ऊपर पढ़ लिया हमने भाई, सी तो ये था ना, रिड्यूस द नीड ऑफ द डायरेक्ट सुपरविजन। अगर आप डायरेक्ट सुपरविजन नहीं कर रहे हो, है ना, फास्टर डिसीजन होगा, टॉप मैनेजमेंट जल्दी डिसीजन ले पाएंगे और लोअर लेवल भी। तो ये तो रिलीफ था टॉप मैनेजमेंट का, ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है फिलॉसफी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे। अगर ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे तो याद रखना एग्जाम में, इसे जीके पीएल कर लेना, फैसिलिटेट ग्रोथ। ग्रेटर ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब खुद के डिसीजन, खुद के प्लान खुद बनाओ ताकि ग्रोथ हो सके, ठीक है। हाई लेवल क्वेश्चन है ये, सब सही लगता है। हाँ हाई लेवल क्वेश्चन है। चड्डा जी कुछ कह रहे हैं, ईशान वृंदा वाला तो अपनी बुक में भी है। अरे तो अपनी बुक का क्वेश्चन है ईशान वृंदा वाला, तो मैंने अपनी बुक के क्वेश्चन कराए हैं। हाँ भाई, अपॉइंटेड टू वर्क, उन्होंने अपने नीचे क्या किया, ईशान और वृंदा को रख लिया ताकि वो उनके नॉर्मल रूटीन काम कर सके, है ना। बात समझ आई ना। उन्होंने देखा कि भैया उनके वर्कर क्या है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने अपने नीचे 1 to 1 2 एम्प्लॉय रखे बस, डेलीगेशन। ये अपनी बुक का क्वेश्चन है भैया। सत्रह और 18 नॉट ट्रू, ये बात झूठ है, झूठ पहचानना है तुम्हें। यानी ऊपर तुमने क्या पहचाना, डेलीगेशन। डेलीगेशन को लेकर इसमें से कौन सी बात झूठ है, इसको लेकर झूठ पहचानना है। ये सच है, बताओ। हाँ, इसका वाइड स्कोप थोड़ी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड स्कोप होता है।
इस बात को लेकर ये वाली बात ही क्या है, झूठ है। ये नैरो स्कोप होता है, क्योंकि जूनियर तुम्हारी नजरों के सामने काम कर रहा होता है, वहीं वहीं कूद दो, क्या कर रहा तू ये। 18, जो तुमने कॉन्सेप्ट पहचाना डेलीगेशन का, इसका मेन पर्पस क्या है? लीव करना, नहीं, रिलीफ देना तो डिसेंट्रलाइजेशन का है, इसका क्या है? लेसर द बर्डन। डेली रूटीन का बर्डन, फाइल चेक करना, प्रिंट आउट निकालना, ये है। बात समझ में आई? ये वाला किसका है सर? हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन का है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अभी तो बड़ा रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन में था। तो बर्डन कम करता है ये, और रिलीफ करता है डिसेंट्रलाइजेशन। आखिरी सवाल, पढ़ो। समझ गए? पहले सब सेंट्रलाइज चलाते थे, अब बताओ, अब उन्हें क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइज सिस्टम करना चाहिए, है ना, ताकि जूनियर वाले भी डिसीजन ले सके। छोटे छोटे डिसीजन भी तुम सुना, भैया आज मैं लाइट जला लूं, बत्ती जला लूं, ये भी पूछोगे क्या? है कि नहीं बात? 20, हाउ विल द चेंजेस सजेस्टेड बाय यू हेल्प द फर्म। ऊपर वाली फर्म जो सेंट्रलाइज चलती थी, वो जो तुमने सजेस्ट किया, तुमने उसे क्या सजेस्ट किया? डिसेंट्रलाइज। जो तुमने उसे डिसेंट्रलाइज सजेस्ट किया, उससे उसका फायदा क्या होगा? हाँ, क्विकली डिसीजन मेकिंग होगी। ऑल द डिसीजन टेकन एट द लेवल विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। जहां पे डिसीजन की जरूरत होगी वो बंदा खुद ले लेगा, है ना। तुमने उसे बोला डिसेंट्रलाइजेशन लगा ले। 21 बताओ, कौन सी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हायरार्की लेवल तक, नीचे लेवल तक ले जाते हो? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो कहां जाता है सर? स्केलर चेन में ले जाते हो ना, हायरार्की में। 22 आखिरी बता दो। ये किसका कीवर्ड है? सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। अभी तो लिखवाया कल ही, सिलेक्टिव डिस्पर्सल अथॉरिटी एट ऑल द लेवल इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो उम्मीद है जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो सबके सब अपने आप में क्या है? कीवर्ड है। और कीवर्ड से हमने क्या निकाल लिए सर? सारे आंसर निकाल लिए। तो बोलो समझ गए सर? मजा कैसे? इस तरह क्वेश्चन तुम्हें शीट में देखने के लिए मिलेंगे।